सो इसे फटाफट याद करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम लोग पूरे सिलेबस में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की यानी एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर्ड है, दैट इज द क्वेश्चंस। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, आर लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ आर कल्चर विच वी आर प्राउड ऑफ इट। हाँ जी, ठीक है जी। डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल एम हेमल इन द विलेज पीपल आर फॉर हैविंग नेग्लिजेंस टू देयर ओन नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच। तो भाई क्या अपना लैंग्वेज है, अपन को अपने लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है एंड हमें किसी चीज़ की वैल्यू तभी पता चलती है जब वो चीज़ हमसे दूर जाती है। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ क्या हुआ, जब वो चीज़ हमसे दूर जाती है हमने ये पढ़ा। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो फ्रेंच है उनको रियलाइज़ हुई अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस जब ये जर्मनी ने इम्पोजिशन लगाया उन पे, अपनी जर्मन लैंग्वेज थोप दी फ्रेंच के ऊपर। तो उसके बाद में उसको उसकी वैल्यू में समझ में आया और felt a loss of freedom on the day of last French lesson to village seated on the back and desk। एम हेमल जो है फ्रेंच पढ़ा रहा है, लास्ट लेसन में अच्छे कपड़े पहन के आया है। ठीक है, विलेजर्स बैक बेंच को बैठे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्पेक्ट है लास्ट फ्रेंच लेसन के लिए। तो यहाँ पे देखो एम हेमल ने और भी एक्सप्रेस किया कि हमें किसके लिए अपन को ब्लेम करना चाहिए, किस किस पे उसने ब्लेम डाला, अपने आप पे, पेरेंट्स पे और एल्सेस की प्रोक्रेस्टिनेशन वाली हैबिट पे। ठीक है, अपने आप पे, पेरेंट्स पे। अपने आप पे क्यों, क्योंकि वो इफेक्टिवली पढ़ा नहीं पाया। पेरेंट्स पे क्यों, क्योंकि पेरेंट्स या तो उन्हें मिल में काम करने के लिए भेजते थे या फिर फार्म में काम करने के लिए भेजते थे। तब क्या होता है कि एम हेमल, तो ये हो गया अपनी गलती, वो किसे मानते हैं। और देखो कंक्लूजन में हमने लिखा है कि कंक्लूजन में जब वो एम हेमल अपना रिग्रेट पूरा तरह डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ना, वो चीज़ लिखनी है कि जब भी हमें ऐसा कुछ करना होता है तो ये होता है। ठीक है, तो एम हेमल कॉल्ड अपॉन स्टूडेंट्स एंड उसके बाद वो उसको कहता है कि कंक्लूजन में अगर हमें लिखना हो कुछ तो ये हमें कह सकता है कि भाई साहब कुछ टाइम में वाटर इज फ्लावर्स, या फिर जब वो फिशिंग पे जा रहा होता था तब वो क्या छुट्टी नहीं दे देता था वगैरह। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वगैरह इंस्टेड ऑफ लर्निंग देयर लेसन्स, तो यहाँ पे लास्ट लेसन में अपने स्टूडेंट्स को कहा कि लैंग्वेज एक बहुत ही लॉजिकल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे प्यारी लैंग्वेज है और इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंच मैन टू गार्ड इटसेल्फ। तो हमारी गार्ड फ्रेंच लैंग्वेज है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये बहुत ही ज़्यादा की है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ईच वन ऑफ देम फेल्ट गिल्टी फॉर लिविंग इग्नोर द फ्रेंच लेसन। तो सब कुछ इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉ स्प्रिंग से है। डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद हैव टू फेस इन देयर लाइव्स। ठीक है, कौन सा भाई, हमने बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, एनीस जंग इस राइटर का नाम है। तो एक्सप्रेसेस है कंसर्न ओवर द एक्सप्लॉयटेशन इन द हजार्डस जॉब ऑफ बैंगल मेकिंग। तो एनीस जंग इसमें क्या कहती है कि अपना कंसर्न दिखाती है टूवर्ड्स व्हाट, हजार्डस जॉब ऑफ बैंगल मेकिंग जो फिरोजाबाद के बच्चे करते हैं। एक्सट्रीम पोवर्टी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, हार्ड वर्क है, डिसमल वर्क कंडीशन यानी बहुत पुअर लिविंग कंडीशन है। रिजल्ट लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड। तो लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड वेरी मच वो होता है। बैंगल मेकर की कंडीशन बहुत ही पैथेटिक है और मिजरेबल है, बहुत ही हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, पुअरली वेंटिलेटेड ग्लास फर्नेसेस है, हवा नहीं आती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी आई साइट भी बहुत जल्दी चली जाती है। हेल्थ हजार्डेंस है और यहाँ पे जो स्टिंकिंग ड्रेन्स है, बहुत ज़्यादा स्टिंक हो रही है। एनिमल्स और मतलब ह्यूमंस एक ही तरह रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, बहुत स्टिंक की स्मेल आ रही है उसमें से। तो एनिमल्स टुगेदर इन देयर इन दीज होवल्स, होवल्स का मतलब है कुछ नर्क टाइप। ठीक है, देर इज नो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस विद द लाइव्स ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, कोई डेवलपमेंट नहीं है। दे हैव नो चॉइस बट टू वर्क इन दिस इन ह्यूमन कंडीशंस। माइंड नंबिंग टॉयल किल्स देयर ड्रीम्स। माइंड नंबिंग टॉयल मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग पे बस प्रेशर डाल डाल के इनके ड्रीम्स और होप्स मरे जा रहे हैं एंड दे आर फोर्स टू लिव एंड डाई इन अ स्क्वेलर सब्जेक्टेड लाइफ टू पोवर्टी एंड परपेचुअल एक्सप्लॉयटेशन। फाइन, तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, परपेचुअल एक्सप्लॉयटेशन में उनकी लाइफ उनको जीनी पड़ रही है एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा उनको गुजरना पड़ रहा है। वट हॉरिफिक एक्सपीरियंस डिड डॉगलस हैव इन हिज चाइल्डहुड, वट इम्पैक्ट डिड दे हैव ऑन हिम।
तो क्या भाई साहब अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो डॉगलस जब 3 या 4 साल का था, उसके जो फादर थे उसको कैलिफोर्निया बीच पर लेके गए और द वाटर नॉक्ड हिम और बेचारा वहाँ से डर गया। ठीक है, स्वेट हो रहे, ही वॉज बरिड इन वाटर, बेचारा वाटर में ही दफन गया। हिज ब्रेथ वॉज गॉन, ही वॉज फ्राइटेंड। देन एक तो 3 से 4 साल, फिर ये 10 या 11 ईयर्स का था तब ये लर्न टू स्विम है। ठीक है, उसने क्या किया कि YMCA पूल में जाने का डिसाइड किया टू लर्न टू स्विम। अब एक 18 ईयर ओल्ड बॉय उसको पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीपर एंड ऑफ द पूल। आफ्टर दिस इंसिडेंट ही नेवर वेंट बैक टू द पूल। अब यहाँ पे एक फियर है, उसको एक एवर्जन डेवलप हो गया वाटर से, और फिर वो क्या करता है कि भाई साहब अवॉइड करने लगा वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, लाइक फिशिंग, बोटिंग या जो भी होता था वो सब कुछ अवॉइड करने लगा। ठीक है, और जब भी ये वॉल्डिंग बोटिंग नहीं जाता था, और यहाँ पे क्या है, और ये एक ऐसा टेरर, और जब भी वो जाता था वोटिंग या फिर वोटिंग भी करने, जब भी कोई, तो टेरर जो है वो उसका वापस जाग जाता था। तो ये एक्सपीरियंसेस एंड ही वुड कम टेक इन पोजेशन टू हिम कम्प्लीटली, हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड एंड आईसी हॉरर कुड ग्रैब हिज हार्ट। ठीक है, और जो आईसी हॉरर था अब इसने ओवरकम कैसे करा, ठीक है, हाउ ही ओवरकम। और ये वन डे होता है कि वो एक डिसाइड करता है कि वो ओवरकम करेगा इस हैंडीकैप से, और फिर वो इस हैंडीकैप के साथ जीना नहीं चाहता था, क्योंकि अब फिर ये 1 अक्टूबर में एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं जो कि पीस बाय पीस उसे स्विमर बनाता है एंड ही ओवरकम हिज फियर। और यहाँ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की स्टेटमेंट भी आती है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। और डिस्क्राइब द पेडलर्स इंटरेक्शन विद आयरन मास्टर्स डॉटर, टू वॉट एक्सटेंट वॉज ही इन्फ्लुएंस्ड बाय हर। ठीक है, तो क्या था, पेडलर फर्स्ट मीट्स एडला विलियमसन जब आयरन मार्टर की डॉटर, जब उसके इंसिस्टेंस पर, जब उसके फादर उसको इंसिस्ट करते हैं कि तू जा उसे बुला के ला, तो बेचारा उसके काइंड बिहेवियर से, है ना, उसकी फ्रेंडलीनेस से, उसकी हॉस्पिटैलिटी से खुश हो जाता है। ठीक है, सिंसियरिटी से टच हो जाता है कि वो रिफ्यूज़ ही नहीं, मना ही नहीं कर पाता उसके इनविटेशन को। और फिर जब उसे पता चलता है कि पेडलर की रियल आइडेंटिटी क्या है, वो एक जस्ट एक पेडलर है, नॉट द रियल कैप्टन, तो यहाँ पे ये जो उसका नेचर है, उसकी वार्मनेस, फ्रेंडलीनेस और हॉस्पिटैलिटी उसकी तरफ बदलती नहीं, फिर भी वो एक कैप्टन की तरह उसे ट्रीट करती है। फिर उसके बाद में स्पॉन्टेनियसली काफ़ी स्टार्ट्स बिहेविंग स्पॉन्टेनियसली, मतलब स्पॉन्टेनियस, एकदम से स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ कैप्टन। ठीक है, रियल कैप्टन की तरह। अब एक रैट रैप उसको क्रिसमस गिफ्ट की तरह देखे जाता है, और एडला इनक्लोजिंग अ नोट ऑफ लेटर ऑफ थैंक्स, एक कन्फेशन, और जो 30 करोड़ उसने क्रॉफ्ट से चुराए थे वो भी उसने उसे वापस कर दिए। तो इसमें जो है रिस्टोर टू द राइटफुल ओनर एंड दस रिडीमिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द डिसऑनेस्ट वेज। तो उसने क्या किया कि अपने आप को रिडीम कर लिया, कहाँ से, डिसऑनेस्ट जो वेज होते हैं, मतलब गलत जो तरीके होते हैं। एडला विल्सन सिंपैथी, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग गिव पेडलर एन अपॉर्चुनिटी टू रिडीम एंड रिफॉर्म हिमसेल्फ। ओके, तो अब क्या होता है, ये होता है जब एक, और इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि पेडलर को एक सेकंड चांस मिलना। और यहाँ पे जो सेकंड चांस को लेके क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमें सेकंड चांस का ज़रूरी क्यों है। सेकंड चांस में भी आप यही थोप के आ सकते हो। नाउ इंडिगो का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ, एलोसिएट द स्टेटमेंट। तो भाई साहब चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ का। बेसिकली क्यों, क्योंकि गांधी जी जो है चंपारण में आए थे, फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम देयर। मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स एंड ओन्ड बाय इंग्लिशमैन हु हायर्ड इंडियन tenants to grow indigo over there. The Indian peasants were sharecroppers and had to surrender 15% of the indigo as rent to the Britishers. After synthetic indigo was developed, the Englishmen obtained fresh agreements from the sharecroppers to pay them compensation. Many of them refused to sign and others wanted their money back. At this point, Gandhiji arrived in Champaran with an aim to free peasants from this fear. And he collected all the facts and
met the commissioner who tried to bully him and advised him to leave the place, but Gandhiji didn't leave. The course of securing justice of the oppressed farmers of Champaran, Gandhiji decided to clash with the British authorities several times before he could persuade them to agree. तो यहाँ पे चंपारण एपिसोड जो है turned out to be Gandhiji's loud pronouncement. एक बड़ी सी दहाड़ मारते हैं that Britishers could not order him about in his own country. अपने कंट्री में वो ऑर्डर नहीं कर सकता. इट एस्टैब्लिश्ड इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस. तो जब ये कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे पॉलिटिकल फील्ड में, ओके, even after winning the peasants, तो चंपारण एपिसोड revealed that Gandhi was a principalities in his political field. तो क्या प्रिंसिपल्स थे उनकी पॉलिटिकल फील्ड में. और जब ये पीजेंट चंपारण का बैटल जीत भी गया ना, देन ऑल्सो ही डिडंट वेंट बैक. उनकी डेवलपमेंट के लिए काम किया वहाँ पे. सोशल और जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लाया, सोशल एंड अपलिफ्टमेंट लाया, कल्चरल डेवलपमेंट लाया उसमें विलेजेस ऑफ चंपारण. तो ये उन्होंने डिसाइड किया था कि वो 5 to 7 days रहेंगे, फिर वो 7 months तक रहते हैं, फिर ये 7 months से लेके 1 year हो जाता है उन्हें गेड़े मारते मारते यहाँ पे. डन. पोइट्स एंड पैनकेक्स. कोठामंगलम सुब्बू वॉज मेनी साइडेड जीनियस. एलैबोरेट. कि कोठामंगलम सुब्बू है मेनी साइडेड जीनियस क्यों है भाई. हमने पढ़ा कि कोठामंगलम सुब्बू जो है वो चमचा था बोस का, बहुत ही ज़्यादा वो था, क्या कहते हैं उसे, चमचागिरी करने को एक इंग्लिश वर्ड कहा गया है. वो एनसीईआरटी में गिवन है, चमचागिरी थी. तो इट इज़ ड्यू द करेक्टर ऑफ कोठामंगलम सुब्बू दैट ऑथर डिस्क्राइब्स अ कैरिकेचर ऑफ सो कॉल्ड गो गेटर. गो गेटर का मतलब है हु वर नॉट रियली टैलेंटेड बट मैनेज टू क्रिएट एन ऑरा ऑफ टैलेंट अराउंड देमसेल्फ. रियली टैलेंट नहीं होते लेकिन ऐसा दिखाते हैं कि भाई उनसे ज़्यादा टैलेंटेड तो कोई है ही नहीं. दो ऑफिशियली उसका स्टोरी डिपार्टमेंट में था रोल, लेकिन वो हमेशा ही चमचागिरी करता रहता, चापलूसी करता रहता बॉस की जेमिनी स्टूडियो में, इसलिए उसे नंबर 2 कहा जाता. और यहाँ पे हमेशा वो बॉस के साथ ही डायरेक्टर होता है. तो यहाँ पे ऑल हिज एनर्जी और क्रिएटिविटी वर टू द बॉस एडवांटेज. तो जितनी भी क्रिएटिविटी और एनर्जी होती थी वो अपनी बॉस के एडवांटेज की तरफ ही यूटिलाइज करता कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन फिल्म मेकिंग के लिए बहुत ईजी हो जाता फिल्म मेकिंग जब वो सुब्बू आसपास होता. ही वॉज टेलर मेड फ्रॉम फिल्म. तो उसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते, अगर एक नहीं तो 12, 12 नहीं तो 25, 25 नहीं तो 50, तो ही वुड कम वो 12 मोर सॉल्यूशंस वगैरह. ठीक है. एंड बहुत ही ब्रिलियंट स्टोरी राइटर था और लिटरेचर में बहुत अच्छा इनका वो था. ठीक है. लिटरेचर में काफ़ी अचीवमेंट्स भी थे इसके, लेकिन जो इसका वो स्टोरी राइटिंग का ये जी डायरेक्शन का जो भी था, ये टैलेंट था, ये उनको बहुत मतलब वो था. तो सुब्बू वॉज स्कीमिंग नेचर, एडवांटेज ऑफ अ पेयर रैदर इजी फॉर हिज बॉस. और ये भी पॉइंट अपन ऐड कर सकते हैं कि ब्राह्मण था इसलिए बेचारा एडवांटेज ले सकता था. शायद ये ऑफिस बॉय की तरह से होता. गुलिएबिलिटी एंड पासेस ऑफ हिमसेल्फ इज अ मल्टी साइडेड जीनियस with a multi-faceted abilities. अब आते हैं द इंटरव्यू. What impression do you think from Umberto Eco as a scholar and writer on the basis of interview? तो एक स्कॉलर उम्ब्रेतो एको पे क्या अपने को मिलता है देखने के लिए कि उम्ब्रेतो एको का स्टाइल जो है वो नैरेटिव है. जब भी वो कोई स्टोरी लिखते हैं, रिटन द मैनर ऑफ अ स्टोरी, दिस इन कॉन्ट्रास्ट इज अ रेगुलर academic style which is inevitably dispersonalized and dry and boring. मतलब बहुत सारे ऑथर्स होते हैं जैसे डिसपर्सनलाइज्ड ऑथर बोरिंग वगैरह नहीं लिखते, ड्राई बोरिंग सा नहीं लिखते. तो इसका एकेडमिक वर्क है भाई साहब. जब ये सेम एक्टिविटी उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ, नॉन वायलेंट और पीस पर मैं ध्यान देता हूँ, फिलोसफिकल इंटरेस्ट है इनका. तो भाई साहब एक प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगाना में, और यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ सेमियोटिक्स पढ़ाते थे ये लोग, साइंस का स्टडी करते थे. ऑल्सो एक वेल नोन नॉवलिस्ट था, तो एकेडमिक टेक्स्ट लिखता था, चिल्ड्रन की बुक लिखता था, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखता था, और फिलोसफिकल इंटरेस्ट जो है इसका बहुत ही ज़्यादा था. इन स्पाइट ऑफ रिच हाइट्स, तो बहुत ज़्यादा टॉप पर पहुँचने पर इंटेलेक्चुअली तो यहाँ पे हम्बल है और बहुत ही मॉडेस्ट है. ठीक है. स्कॉलर है.
ही ब्रशेज असाइड कॉम्प्लीमेंट्स एंड नेवर बोस्ट्स अबाउट अचीवमेंट कि हाँ मैंने इतना किया, ऐसा किया। कभी अपनी बढ़ाई नहीं करता था, ठीक है, अपनी बढ़ाई नहीं करता था। और ये भाई साहब शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए उतावले रहते थे। और जो सीक्रेट्स ऑफ अकम्पलिंग सो मच वर्ड्स बाय रिवीलिंग द फैक्ट दैट मच ही मेक्स द यूज ऑफ टाइम गैप्स बिटवीन डिफरेंट पीसेज ऑफ वर्क। तो ये कैसे टाइम को यूटिलाइज करते थे, टाइम गैप्स को यूटिलाइज करते थे। तो यहाँ पे एको फॉलोज एन इनफॉर्मल एंड प्लेफुल स्टाइल ऑफ राइटिंग with a narrative aspect. Even his research work on has a quality of creative writing and makes informative as well as interesting reading. क्या था भाई, जो अपना ये है मौलाना उमरतो एको है, बहुत अच्छा स्कॉलर है, मतलब इतना बोरिंग ड्राई नॉवल नहीं लिखता, इनफॉर्मल वे में लिखता है, चिल्ड्रन के लिए बुक लिखता है, कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करता कि मैंने ये किया ये किया। लास्ट चैप्टर इस बुक का गोइंग प्लेसेस चैप्टर। अभी जैंसी is just told as Sophie but is very different from her. Bring the contrast between two citing friends relevant। तो एक चीज़ कॉमन है कि मिडिल क्लास फैमिली से क्लासमेट भी है और फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है, और यहाँ ऐसी चीज़ होती है कि उनकी सिमिलैरिटी ख़त्म हो जाती है। तो भाई साहब सोफ़ी जो है, या हमारी सोफ़ी मतलब स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट जो है एक डे ड्रीमर है, वाइल जो जैंसी है दैट इज़ प्रैक्टिकल, ठीक है, जैंसी प्रैक्टिकल में है, एक वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में रहती है और उसे अपना फैंटेसी की दुनिया से बाहर नहीं आना चाहती, कभी भी फेरीलैंड में बाहर नहीं आना चाहती। तो इनकरेबल एस्केपिस्ट, इनकरेबल मतलब बहुत ही इनकरेबल एस्केपिस्ट है वो बेचारी, कि वो कभी बाहर नहीं आना चाहती। तो ड्रीम्स है कि बुटीक खोलूँगी, एक्ट्रेस बन जाऊँगी या फिर फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी, बुटीक खोलूँगी, एक्ट्रेस बन जाऊँगी या फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी। जैनसी ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी ग्राउंडेड, बेचारी डाउन टू अर्थ है, ठीक है। जैनसी हैज़ फीट फर्मली प्लांटेड ऑन द ग्राउंड एंड नोज की एक बोथ हर अर्थ मार्क, कि वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहीं तक ही रहेंगे। शी नोज बिग थिंग्स एंड रिक्वायर बिग मनी एंड एक्सपीरियंस, जो कि दोनों में नहीं है, ठीक है, दोनों ही चीज़ बहुत कम है उनके पास। तो शी एडवाइसेस सोफी टू बी सेंसिबल एंड नोट एंटरटेन वाइल्ड ड्रीम्स, यानी ज़्यादा सपने ना देख, ज़्यादा हवा में ना उड़, नीचे आ जा। तो सोफी एंड जैनजीज टेम्परमेंट्स डिफरेंट ग्रेटली, तो उसको वो एडवाइस करती है कि भाई तू सेंसिबल हो जा, बाकी वो बेचारी कभी बाहर आना ही नहीं चाहती है। तो जैनजी भाई साहब एक टेम्परमेंट है, जो इनकी सीक्रेट्स है, टेम्पर्स हैं, काफ़ी डिफरेंट है। कि भाई साहब अगर ऐसा है कि जो सोफ़ी है वो सिर्फ अपने ब्रदर जियोफ से अपने सीक्रेट्स वगैरह शेयर करती है, ठीक है, और भाई साहब जो जेनेसी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और नोजी लेती है, मतलब हर चीज़ में नाक कराती है, और लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट अदर्स एंड गेट स्टोरीज इन द नेबरहुड। तो पूरे पड़ोस को पता चल जाएगा कि भाई साहब इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट अदर्स, तो क्या हो रहा है, किसके साथ क्या चल रहा है, ये उसको बहुत इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ें सीखने में, इसीलिए बेचारी करती रहती है। तो बेचारी को बहुत इंटरेस्ट आता है बातें करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइंग प्लेसेस हो गया, पोइट्स एंड पैनकेक्स हो गया, इंटरव्यू हो गया, माई मदर एट 66। तो क्या उसका जो है कमला दास का कंफ्यूजन है या फीलिंग है व्हेन शी इज़ लिविंग हर मदर एट द एयरपोर्ट, तो जब उसे सी ऑफ करने आती हैं तो क्या है, व्हाट आर द पोइट फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड ऑल देम। तो कैसे भाई साहब कमला दास फियरफुल ऑफ लिविंग हर पेल सीइंग मदर अलोन। तो एक एक और फियर है, यानी एक पेन है और एक डर है उसके दिमाग में, जो बचपन से ही पलता जा रहा है कि वो वापस अपनी मदर को देख भी पाएगी कि नहीं, ठीक है। और अपनी फियर और एंजाइटी को कैसे समझाती है, विद अ वाइड लॉन्ग चीयरफुल स्माइल बट हॉलो, ठीक है, लॉन्ग चीयरफुल येट हॉलो, मतलब बेचारी ऐसी खाली मुस्कुरा रही है। एज अ मदर बिड्स हर एड्यू, तो भाई साहब जब एज हर मदर एज शी बिड्स हर एड्यू, शी बिड्स हर एड्यू, मतलब ये समझ नहीं आया, चीयरफुल सर्विस टू मदर एज शी बिड्स हर एड्यू, मतलब अपने दुख को छिपा रही है। तो मदर एक ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल देना चाह रही थी, यानी एक बहुत, मतलब उसे नहीं पता था
कि वो दोबारा मिल पाएगी कि नहीं, और ये लाइन ऐड कर सकते हैं कि हम वांटेड टू गिव हर अ मदर एन ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल। व्हाट विल कीपिंग क्वाइट हेल्प अस अचीव? तो भाई साहब, काउंटिंग अपॉन टू अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल would help us to introspect upon the kind of turmoil we have created in our mind in this world with our mindless action। तो क्या होगा जब हम 12 तक काउंट करेंगे, जो भी हमने यहाँ पर कचरा फैलाया है, इंट्रोस्पेक्ट, जब हम इंट्रोस्पेक्ट यानी खुद को इंस्पेक्ट करेंगे हमारा ध्यान जाएगा टूवर्ड्स द काइंड ऑफ टर्मोइल जो हमने क्रिएट किया, टर्मोइल वी हैव क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड, जो कि हमने माइंडलेस एक्शन, मतलब बिना कुछ सोचे समझे ही हम लोग कर रहे हैं। जैसे वॉर्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, फिशेस को हार्म हो रहा है, एंड बेचारे खुद ही कोई हर्ट करे जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है एक एग्जॉटिक मूवमेंट है, ड्यूरिंग विच हमें क्या मिलेगा, एक सेंस ऑफ बॉन्डिंग हमारे अंदर बनेगी, एंड इट विल गिव अस अ अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड सेव अस आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट। ठीक है। और ये क्या होगा कि जब हम अपने आप को डेथ से बचा लेंगे, कैसे बचाएंगे, जब हम साइलेंट हो जाएंगे, हम एक पीस एक्सपीरियंस कर पाएंगे, राइट, बॉन्डिंग एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और एक बहुत ही एक्सोटिक सा मोमेंट होगा। तो अब जब हम सब चुप रहेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसलिए पोइट कहता है कि लेट्स डोंट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू कीट्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अकॉर्डिंग टू कीट्स, जॉन कीट्स है पोइट का नाम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी में, व्हाट डज मैन मेक लव लाइफ, व्हाट मेक्स मैन लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज। तो क्या हमें लाइफ से प्यार क्यों है, क्यों जब भी इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी मिजरीज हैं। तो भाई साहब, इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज दैट मेक मैन्स लाइफ ग्लूमी, सैड एंड कॉज हिम सफरिंग एंड पेन, he does not cease to love life because a thing of beauty removes all the sadness that cover his spirit। मतलब जब भी हमें कोई ब्यूटीफुल सी चीज़ दिखती है, हम इस पेन से, हम इस एंजाइटी से, हम इस क्या कहते हैं, ग्लूमिनेस से बाहर आ जाते हैं, सफरिंग से बाहर आ जाते हैं, जो हमारी स्पिरिट को कवर करके रखती हैं। अब द ब्यूटिफुल थिंग्स इन नेचर मेक अस लाइफ स्वीट एंड हैप्पी। तो क्यों हम ऐसे करते हैं कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं ये हमारे इम्प्रिंट छोड़ के जाती हैं, जो कभी भी नहीं मिटती। उसके बाद एक नेवर एंडिंग जॉय हमारी लाइफ में क्रिएट होता है, ठीक है, और जो कि हमें मोटिवेट और इंस्पायर करती हैं, जो कि हमें मोटिवेट करती हैं और इंस्पायर करती हैं। A roadside stand. Why does Robert Frost sympathize with the rural poor? ठीक है, sympathize, तो sympathy इतनी क्यों हो रही है इनको, क्योंकि रॉबर्ट फॉस्ट एक अनबेरेबल एगोनी मतलब सैडनेस एंड द प्लाइट ऑफ द रूरल पुअर हु आर इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड बाय द रिच पॉलिटिशियंस। ठीक है, बेचारे को एगोनी हो रही होती है, बहुत ही तरस आ रहा होता है बेचारे पे, ठीक है, और उन पे क्या है, इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड बाय रिच पॉलिटिशियन के द्वारा जो इग्नोर किए जा रहे हैं। द गवर्नमेंट एंड द पार्टी इन पावर आर इनडिफरेंट टू देयर वेलफेयर। तो मतलब इनडिफरेंट मतलब उनकी भलाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, और उनको बुद्धू बना के फॉल्स प्रॉमिस दे के और उसकी तरह पूरी तरह एक्सप्लॉइट करके अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को सूट करता हुआ, जैसे कि मान लो हाँ वादा किया, उसके बाद वादा निभाया नहीं, यही तो करते हैं पॉलिटिशियंस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि इग्नोर किया जा रहा है, इनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। रिच पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और जो सिटी के लोग हैं वो तो चाहते भी हैं कि इनके खिलाफ क्या हो जाए, कंप्लेन हो जाए, क्योंकि ये जो इनका रोड साइड स्टैंड है, अकॉर्डिंग टू दिस ये इनके लैंडस्केप के व्यू को ख़राब कर रहा है। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा नहीं चाहते, बहुत ही सिंपैथेटिक है, ठीक है, उनको बहुत ही अगोनी टाइप्स फीलिंग आ रही है। और देखो, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ऐड अगर ये 6 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन तो, लेकिन स्टिल ये सारे लोग हेल्पलेस हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हार्ड वर्किंग है, डिटरमाइंड है अपने काम को लेके, कि हेल्पलेस है भाई साहब, कुछ नहीं कर पा रहे बेचारे,
क्योंकि देख सब लोग आ रहे जा रहे हैं, जो भी वॉचर्स हैं ये लोग या तो रास्ता पूछ के जा रहे हैं या आपके पास गैस गैलन मिलेगा क्या, ये फ्रूट्स बेचते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचता है बेचारा रोड साइड स्टैंड वाला, बट फिर भी हार्ड वर्किंग है, डिटरमाइंड है, फिर भी आ जाता है रोज रोज दुकान खोल के, पता है कोई नहीं खरीद रहा बट विश्वास है कि खरीदेगा कोई ना कोई तो जरूर। ठीक है, गुलिएबल है। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड हिज क्रिएशन द टाइगर्स। तो आंट जेनिफर और उसकी टाइगर के बीच में आपने उसको विक्टिमाइज करना है। तो आंट जेनिफर किसकी विक्टिमाइज्ड है? ऑफ द डोमिनेशन ऑफ द मेल सोसाइटी, डोमिनेशन ऑफ द पैट्रियार्की, बेचारी पैट्रियार्की से तंग है, इसलिए बेचारे अपने जो डिजायर्स हैं जो कि अनफुलफिल्ड रह गए हैं, ठीक है, और अपना दुनिया बसा के बैठी है विद अ वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, जो वो चाहती है। टाइगर्स हैं बेचारे, सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है, सेल्फ रिलायंट है, फियरलेस है, बोल्ड है, फ्री है टू रोम हियर एंड देयर, ठीक है, बट एक्चुअली में फ्री नहीं है। तो भाई साहब टाइगर्स शी क्रिएट्स गो prancing menacingly exhibiting their pride and fearless of any social group, gender or conflicts। तो डिजायर्स हैं जो अनफुलफिल्ड रह गए हैं, ठीक है, बट ये सिर्फ अपनी फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम एक्सप्रेस करना चाह रही है, जो लाइफ वो चाहती है अपनी आर्ट में एक्सप्रेस करना। तो ये हमारी फ्लेमिंगो बुक कंप्लीट होती है। नाउ वी आर गोइंग टू द दूसरी बुक, द विस्टास। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल इज अ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम चार्ली? वाई? तो चार्ली की जगह उसके फ्रेंड का भी नाम आ सकता है, दैट वॉज सैम, ठीक है। तो बस अपन को करना है कि भाई साहब फियर, एंग्जाइटी, प्रेजेंट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, हेल्पलेस है मैन, ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ है। तो बेचारा बहुत ज़्यादा घर करके बैठी है अपनी मैंस के दिमाग पर। अब ये हेल्पलेस है, फ्रस्ट्रेटेड है और भाई साहब टेम्परेरी रिफ्यूजी चाहता है, रिस्पाइट फ्रॉम लाइफ हार्श रियलिटी, तो रियलिटी से एस्केप है। तो चार्ली टू वाज अनेबल टू कोप अप विद दिस फास्ट पेस एंड स्ट्रेसफुल लाइफ। तो बेचारा स्ट्रेसफुल लाइफ और फास्ट पेस लाइफ से कोप अप ही नहीं कर पा रहा। उसकी वजह से व्हाट्स हैपनिंग कि भाई एस्केप ही नहीं कर रहा। तो थर्ड लेवल जो है एक अनडाउटली, यानी बिना शक के हम कह सकते हैं कि वो मीडियम है एस्केपिज्म का। और ये बस कुछ नहीं है लेकिन एक माइंड की क्रिएशन है ऑफ चार्लीज ओन माइंड। तो एक क्रिएशन है चार्ली के दिमाग की, जो कि एस्केप करना चाह रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड की इनसिक्योरिटी से, फियर से, वरी से और स्ट्रेस से, और इसकी वजह से एक एग्जिट लेना चाह रहा है टू गेट अवे फ्रॉम इनटू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड फैंसीज। और जो चार्ली है वो कौन से वर्ल्ड को पीसफुल मान रहा है? सिंपल वर्ल्ड को, जो कि पहले उसके ग्रैंडफादर के टाइम पे था ड्यूरिंग 1870s। तो सिंपल और एक वॉर फ्री लाइफ चाहता है वो। चार्ली के लिए, सैम के लिए सेम चीज़ें आ जाएंगी, ओके, क्योंकि भाई साहब वो भी एक सिटी बॉय था, कभी भी उसने पीस वगैरह एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो दैट सेम गोज फॉर सैम। नाउ टाइगर किंग। टाइगर किंग की आयरनी का बहुत ही मीट हिज एंड, मीट हिज फेट, उसकी हार कैसे हुई? देखो एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था कि उसकी जो डेथ है दैट विल बी बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं, टाइगर। और उसको अवेयर रहना है 100 टाइगर के लिए, ठीक है, उसको बी अवेयर फॉर रहना पड़ेगा 100 टाइगर के लिए। लेकिन आयरॉनिकल क्या है कि उसने उस फेट में, अंधाधुन के फेट में, और एस्केप कर रहा था अपनी रियलिटी से, अपने फेट से, ठीक है, अपनी डेस्टिनी से वो एस्केप करना चाह रहा था। महाराजा प्रतिबंधपुरम, ऑल्सो नोन एज टाइगर किंग, ट्राइड टू अगेंस्ट विच वॉज हिम हिज फेट। तो रिजल्ट एक ट्रेजिटिकल और आयरॉनिकल था कि उसने पूरी लाइफ लगा दी सिर्फ 99 टाइगर्स को मारने में, और उसे ये भी लगा कि उसने 100 टाइगर मार लिया, लेकिन समहाउ ही मिस्ड द शॉट एंड द टाइगर वाज अलाइव। लेकिन वो 100 टाइगर ने भी उसे नहीं मारा। जो मारा था वो था एक उसके सन के बर्थडे पर लाया हुआ एक 100 टाइगर, जो कि वुडन का था, और जो है एक वुडन टाइगर था, ठीक है, शार्प स्प्लिंटर का पीस है। शार्प स्प्लिंटर नाम वर्ड याद रखना है। उसके राइट हैंड पे लग गया और इन्फेक्शन जो है ऑल ओवर हिज आर्म कॉजिंग हिज डेथ। ही वाज इंडीड आयरॉनिकल कि भाई साहब सारे टाइगर्स, एक भी किंगडम में उसके टाइगर नहीं बचा।
लेकिन जो अपना है 100 टाइगर का एक तरह से विक्टिम बन गया, क्योंकि 100 वाला तो सच में तो मरा नहीं था जो लोग जू से लाए थे। लेकिन एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन डिड कम ट्रू कि भाई सब विक्टिम ऑफ द 100 टाइगर एक्चुअली में प्रैक्टिकली 100 टाइगर का विक्टिम बना, और ये ट्रू भी हो गया। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। वाई डज तिशानी दोशी कॉल हर ट्रिप टू एंटार्क्टिका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? वट डिड शी एक्सपीरियंस ऑन दिस ड्यूरिंग हिज एक्सपीडिशन? तो उसने कहा कि एक पन नाम की लिटरेरी डिवाइस है जो कि इसमें यूज़ किया गया है कि एक शब्द के दो मीनिंग निकलते हैं, दैट इज ऑल्सो पन। ठीक है, तिशानी दोषी कॉल्ड हर ट्रिप टू अंटार्कटिका एज अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, क्योंकि भाई साहब उसने 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज, 9, 6, 3। ठीक है, 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 वाटर बॉडीज को क्रॉस किया, और भाई साहब मैनी इकोस्फीयर्स भी क्रॉस करे उसने टू रीच देयर। अब एंटायर जर्नी टेक्स 100 आवर्स, तो एक तरह से वो अर्थ के एंड पर ही पहुंच गई। एंड इज वंडर स्टक बाय द इमेंसिटी एंड आइसोलेशन ऑफ द रीजन, तो बहुत ज़्यादा इमेंसिटी है, बहुत रिलाइव्ड है टू सी एक्सपेंसिव वाइल्ड लैंडस्केप इंटरप्टेड ब्लू होराइजन। बेचारा बर्फ देख के वो बहुत ही खुश है। तो अंटार्कटिका प्रोवाइड्स यंग स्टूडेंट्स लाइक हर विद अ प्लेटफॉर्म टू स्टडी changes in the environment. Programs like this also help to develop a new respect and understanding of our planet. Antarctica is also the perfect place for them to study how little climatic changes have a big impact on the globe, and warming further can depiction of the ozone layer can affect Antarctic region. तो बेसिकली कैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज से हमारा, वैसे तो वो वैसे भी एंड है क्योंकि वो साउथ पोल की तरफ जा रही है, एक वैसे भी एंड है क्योंकि जो एक्सप्लॉयटेशन जो ह्यूमन बीइंग कॉज कर रहे हैं, वो कॉन्टिनेंट की वगैरह आइस शीट ज़्यादा मेल्ट हो रही है, ओजोन लेयर का इंक्रीमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीमेंट। तो बेसिकली वो कह रही है कि भाई साहब यहाँ ऐसे मत क्या करो। तो यहाँ पे अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ से हम प्रेजेंट, अर्थ के प्रेजेंट को जान सकते हैं, अर्थ के पास्ट को जान सकते हैं, अर्थ के फ्यूचर को जान सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम ना होता, उसने कहा कि अगर ये ना होता तो मैं शायद नहीं एक्सपीरियंस कर पाती अबाउट व्हाट वाज दैट। ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग एंड फर्दर डिपिक्शन ऑफ ओन लेयर कैन अंटार्कटिक रीजन एज वेल एज अंटार्कटिक रीजन अपना एक प्लेट था, एक अपना पूरा एक कॉन्टिनेंट था, वो डिवाइड हुआ, इंडिया का क्लाइमेट वगैरह चेंज हो गया, तो दैट वाज अंटार्कटिका इन द पास्ट। अब यहाँ पे प्रेजेंट है। अब द एनिमी द एनिमी में सबसे पहले व्हाट कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज डज राइज इन डॉक्टर सदाउस माइंड आफ्टर ही हैज़ बॉट द वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर होम। तो जब ये वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर को घर पे ले आया तो क्या उसके दिमाग में थॉट्स आया, उसके अपने डॉक्टर प्रोफेशन पर, नेशनलिज्म पर और पैट्रियटिज्म पर बहुत सवाल उठे। कैसे उसके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर गेट्स वॉश्ड अवे विद जापानीज डॉक्टर, तो जापानीज डॉक्टर मतलब चलता चलता आ गया सदाउस डोर स्टेप, टू सदाउस डोर स्टेप। तो सदाव कौन था? डॉक्टर। तो बीइंग अ डॉक्टर एक सदाव जो है टॉप प्रायोरिटी उसकी था कि सेविंग हिज लाइफ, कि भाई साहब अगर कोई मर रहा है तो मैं तो ये तो नहीं कर सकता कि प्रिजनर ऑफ वॉर है, दुश्मन है, तो मैं क्या करूँ, बट मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा काम इसे बचाना है, सो आई विल सेव हिम। तो बेचारा उसमें एनिमीज करते, तो डाइंग डिस्पाइट ऑफ ऑन गोइंग वॉर बिटवीन अमेरिका एंड जापान एंड द फैक्ट दैट अमेरिकन्स वर कंसिडर्ड टू बी देयर एनिमीज। Being a doctor, Sadaw's duty was to down an enemy, but saving an enemy would be an act of triarchy. ट्रायरचरी मतलब बहुत ज़्यादा उसके नेशनलिज्म पे सवाल उठेंगे। डॉक्टर सदाउस एंड कंसाइंस प्रेवेंस एथिक्स एट सुपरकेड। सुपरसीड मतलब ऊपर रखता है, जब वो एक कंसाइंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स उसको सुपरसीड कर लेते हैं, कंसाइंस और उसके प्रोफेशनल एथिक्स उसको सीज कर लेते हैं, मतलब सुपरसीड कर लेते हैं। और patriotism and so saves the American soldier. He rises above a narrow prejudice and realizes that his job as a doctor is to save life and not to take it away. Even after told General everything about the American soldier, he felt restless. बेचारा 3 दिन तक सोया नहीं कि हाँ उसकी मौत का इंतज़ार करता रहा।
ठीक है। नॉट ओनली सेव्ड हिम फ्रॉम डाइंग बट डिडंट इवन हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, उसको पुलिस को भी नहीं पकड़ाया और दूसरा उसको भागने में भी मदद किया कि तू यहाँ से चल जा शिप पे, ठीक है, कोरियन शिप था। तो बेसिक ह्यूमन गुडनेस एंड ओवर पावर्स, तो बेचारा Sadao, basic human goodness, superpowers, overpowers Dr. Sadao, and he helps the wounded soldier by first saving his life and then by arranging him to escape, risking his own life and reputation in this process. तो बेचारा खुद की लाइफ और रेपुटेशन बचा के भाग जाता है, बचाने नहीं अपनी दांव पे लगा देता है। ओके, नाउ हाउ डिड मिस्टर लैम मीटिंग डेरी बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ। तो मिस्टर लैम कौन थे? इनका एक प्रोस्थेटिक लेग था टिन का, और डेरी कौन था? जिसका एक साइड फेस से जला हुआ था जब उसके एसिड गिर गया था। अब ना वो बेचारा डेरी जो था बहुत ही मतलब इंट्रोवर्ट टाइप्स का था और बेचारा नहीं करता, एक कॉम्प्लेक्स ट्राइकन था, 14 ईयर्स, अ विक्टिम ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियर है वो, बेचारा कमज़ोर है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं तो डैश हूँ, एंड विच इज़ ब्रॉन आउट of his misinterpretation of himself and the world. He suffers from acute self-hatred. अपने आप से नफरत करने लगता है और rejection too due to his face, and this leads to him in total alienation. Alienation का मतलब बेचारा अब इसकी वजह से वो एलियन लाइक ट्रीट हो जाता है। तो जो भी लोग होते हैं जिनके ऐसी डिसेबिलिटीज़ वगैरह होती हैं तो उनको एलियनेट किया जाता है, एलियन की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये सोसाइटी। लेकिन मिस्टर लैम्ब उसके बिल्कुल ही अपोजिट है। एक डिसेबिलिटी है, उसकी 10 लेग है, लेकिन कभी भी उसके पेस और प्लेजर में कभी उसके हैंडीकैप ने इंटरफेरेंस नहीं डाला। ठीक है, मिस्टर लैम्ब के पेस और प्लेजर में कभी भी उनके हैंडीकैप ने क्या किया, कभी भी इंटरफेरेंस नहीं डाला और बेचारा एलिनिएशन, और उन्होंने बोला कि भाई साहब, ठीक है, हैंडीकैप विद दिस प्लेजर। मिस्टर लैम्स मीटिंग ब्रिंग अ टर्निंग पॉइंट इन लैटर्स लाइफ, यानी डेरी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि भाई साहब डेरी जो है उसको कॉन्फिडेंस मिलता है कि एस्केपिज्म या फिर एलिनिएशन और विड्रॉल सॉल्यूशन नहीं है। डेरी बिलीव्स इन रनिंग अवे फ्रॉम द पीपल बट मीनिंग लिविंग अमंग पीपल। ठीक है, मिस्टर लैम्ब, डेरीज ब्रीफ एसोसिएशन विद मिस्टर लैम्ब प्रूव्स टू बी क्वाइट रिवॉर्डिंग। तो बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ मिली है। लैम्ब टीचेज हिम अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट लाइफ, कि दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया उसको बदल गया और फिर वो लोगों को, ज़िंदगी को, पीपल को, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। एंड वापस डेरी डिसाइड करता है कि ओल्ड सेक्लूजन, यानी जैसा वो पहले था वैसा वो नहीं होगा और अपने ओल्ड सेक्लूजन से बाहर चला जाएगा, कभी भी नहीं आएगा वापस, कैसा कभी भी नहीं होगा। तो अब उसका जला हुआ मुंह कभी भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर कॉन्फिडेंस या फिर पॉइस पर कभी भी हावी नहीं होगा, और यहाँ पे अपनी लाइफ को जीने का एक तरीका मिल गया उसको। और यहाँ पे उसको जो हेल्प मिस्टर डैम लेरी रीडिस्कवर हिमसेल्फ एंड गिव्स अस अ न्यू मीनिंग टू हिज लाइफ। तो यहाँ पे उसको अपनी हैंडीकैप को छोड़ना है और फोर्स लाइट एंड लिव हर लाइफ टू द फुलेस्ट। और जब ये कब होता है, जब वो अपनी डिस्कशन वगैरह करके अपनी मदर के पास जाता है एंड ही सेज आई वांट द वर्ल्ड, मुझे दुनिया चाहिए। पहले तो कहाँ वो बेचारा दुनिया से भाग रहा था, अब अपनी मदर को आके उस डिस्कशन के बाद कह रहा है आई वांट टू विन द वर्ल्ड या आई वांट द वर्ल्ड। ठीक है, मैं दुनिया जीतना चाहता हूँ, मुझे दुनिया चाहिए। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, what are the similarities between the rhyme of Bama and Zitkala? Do they belong to different culture? ठीक है, तो यहाँ पे जो है Bama and Zitkala belong to marginalized community. Zitkala was a Dakota woman, यानी Dakota यानी Indo-American woman who was ill-treated by the whites who adopted force and oppressive compelled natives to share their age-old जो भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस थे। तो उसने बहुत ज़्यादा किया वो। नाउ फर्स्टली तो एक इंडो अमेरिकन थी जिसके बाल काट दे गए, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, क्योंकि भाई साहब जब तक लड़ती रही, जब तक उसको हिम्मत थी, जब तक उसमें दम था, ठीक है, एंड मोमेंट तक कमती रही। जो उसके ब्यूटीफुल हेयर थे जो उसको खींच के बाहर निकाले गए थे, और बेचारा रेजिस्टेड एंड क्रिकिंग स्क्रैचिंग वाइल्डली
As she was tied in a chair, she still did not submit. No one came or helped or consoled her. बामा एक दलित कम्युनिटी से थी और एक विक्टिम थी कास्ट सिस्टम की. बहुत ज़्यादा अपसेट थी बाय द इनह्यूमन एटीट्यूड ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द हायर कास्ट टुवर्ड्स द लोअर कास्ट. तो शी हैड एक्सपीरियंस द एवल्स ऑफ अनटचेबिलिटी व्हेन शी वाज स्टडीड इन द थर्ड स्टैंडर्ड. ठीक है. बोथ ऑफ दीज वुमेन फोर्ड और स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन की तरह जिद कला सबमिट नहीं करती, लेकिन व्हेन हर हेयर स्ट्रगल्स और सबमिट नहीं करती मतलब खुद घुटने नहीं टेकती जब भी उसके बाल काटे जाते हैं. और यहाँ पे फाइट स्टिल शी इज ओवर पावर्ड. बामा फाइट्स अगेंस्ट द इमेज ऑफ अनटचेबिलिटी इन हर ओन वे. अपने तरीके से अपने वर्क हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है और एक फर्स्ट आती है क्लास में. तो उसके बारे में पीपल जो है अपने ही अकॉर्ड लेके आ जाते हैं. और सिमिलैरिटी है लाइफ में कि स्ट्रगल और फाइट्स अगेंस्ट रेशियल एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन. एक अनटचेबिलिटी पर है, एक दलित पर है, एक दलित पर है. सो डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस मीकली बट फर्स्ट अगेंस्ट इट. तो बेचारा एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस को इन्होंने एक्सप्लॉइट मतलब क्या करा कि मतलब क्या हुआ इसका कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इस इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन की तरफ इनने फाइट करा. ठीक है. तो ये हमारे फ्लमिंगो विस्टास पूरी होती हैं बुक्स यहाँ पर. एंड अब हम करते हैं जो अपना राइटिंग सेक्शन है, दैट विल स्टार्ट. तो बेसिकली हमें अनसीन पैसेज के अंदर कुछ नहीं करना, जस्ट पहले क्वेश्चन को रीड करना है एंड देन उसके बाद अपन को देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे उन 15 मिनट्स में. फिर उसके बाद जो अपन को लगेगा ना कि हाँ आंसर्स छुपेंगे, तो आंसर ढूंढने हैं. पहले क्वेश्चन पढ़ना है, नॉट द पूरा पैसेज. और अगर लगे कि एंटायर पैसेज पढ़ने की ज़रूरत है तो पहले एंटायर पैसेज, फिर क्वेश्चन, फिर वापस से पैसेज टू कंफर्म कि आंसर सही है कि नहीं. फाइन. आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, नोटिस को भाव देंगे. अभी सबसे पहले तो कि सबसे पहला फॉर्मेट है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये हमें कैपिटल में लिखा होता है. फिर आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द वर्ड नोटिस. उसके बाद उसके हेडिंग और सब्जेक्ट की भाई साहब दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ. इसके बाद हमने लिखना है डेट टाइम वेन्यू फॉर कॉन्टैक्ट अंडर साइंड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो साइंड पहले करना है, फिर उसका फुल नेम, फिर उसका डेजिग्नेशन. अब क्या होता है, हमें फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं एक, स्पेलिंग और ग्रामर के मार्क्स मिलते हैं एक, और कॉन्टैक्ट के मार्क्स मिलते हैं हमें 2. अब देखते हैं इनविटेशन एंड रिप्लाईज. तो सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट लिखना है, जिसके अंदर लिखा है मिसेज एंड मिस्टर शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेगिंग इन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर वन एंड ओनली सन दिस दिस दिस. ठीक है, विद दिस. और अगर सन है तो उसकी वाइफ का नाम भी लिखना है नीचे, डॉटर जिसकी बेटी है वो, उसका भी नाम लिखना है. अब ऑन सबसे पहले आएगा डेट टाइम वेन्यू. ठीक है, डेट. तो भाई साहब हमें नहीं लिखना इसमें टाइम बेसिकली. तो यहाँ पे काका वाटिका ये वगैरह फरियादाबाद हरियाणा. तो इसमें हमें 2 चीज़ें लिखनी है. RSVP जो मिसेज एंड मिस्टर शर्मा है, एंड विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम WBCF. अब देखते हैं फॉर्मल लेटर ऑफ लेटर फॉर्मेट. लेटर फॉर्मेट का इन्विटेशन हमें लिखना है. तो सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर की डेजिग्नेशन, रिसीवर का एड्रेस. ठीक है. तो हमने लिखना है सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर दिस एंड दिस इन दिस. तो हमें फॉर्मल एंड इनविटेशन रिप्लाईज लिखने हैं तो जब भी हमें लिखना है डिफर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ओनली. फॉर्मल रिप्लाईज रिक्वायर फॉर्मल टोन वेरस इनफॉर्मल रिक्वायर वार्म एंड सिंपल टोन. तो क्या होता है फॉर्मल एक्सेप्टेंस जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो थैंकफुल है उसको एक्सपेरियंस एंड विद प्लेजर एक्सेप्ट द सेम. ठीक है. एंड यहाँ पे हमें हमेशा थर्ड पर्सन में बात करनी होती है. देन वेडिंग ऑफिसर. अब यहाँ पे अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डिलाइटफुली एक्सेप्ट्स द सेम. हाउएवर अब ये सब लिखने के बाद हमें करना है क्या है कि पहले तो थैंक्स बोलना है. ओकेजन वेडिंग वगैरह जैसे ही कार्ड दिया गया होगा वैसे ही हमें लिखना है कि हाउएवर regrets his inability to attend the same because of some prior engagement. However, अच्छा ठीक है, commitment, he wishes the couple a happy married life वगैरह. तो यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया. अब क्या करते हैं हम लोग इनविटेशन में अपन
कॉन्टैक्ट डिटेल लिखते हैं, बेसिकली कार्ड टाइप, लेटर टाइप, तो फॉर्मल रिप्लाई देते हैं, तो थैंक्स हमने मेंशन कर दिया, यूज फॉर्मल एंड पोलाइट लैंग्वेज, तो फॉर्मल इनवाइट सिंगल टेंसर प्रेजेंट इन सर्च एंड प्रोसेस लाइन स्किप्स को सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें यूज़ करना होता है। एंड नाउ हमारा इनविटेशन सप्लाई कम होता है कंप्लीट। नाउ फॉर्मल लेटर राइटिंग, तो क्या है फॉर्मल लेटर राइटिंग? तो जब भी हमें लिखना होता है कि हम लोग लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, पहला कि हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि भाई साहब हम इस कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, मेरा नाम ये है, मेरा डिजिग्नेशन ये है और मैं आपको इस बारे में लेटर लिख रहा हूँ। सेकंड पैराग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, उसके कॉजेज़ की प्रॉब्लम हो क्यों रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मतलब अगर इट इज़ अबाउट ड्रेन, तो बहुत सारे जो कर्मचारी हैं दे आर नॉट कमिंग, जो हेल्पर्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं और बेचारे कचरे वाले नहीं आ पा रहे हैं। दैट इज़ द कॉज कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन से द ट्रॉल इज़ नॉट कम टू पिक कचरा। एंड देन अगर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस ये है भी बहुत ज़्यादा स्मेल स्टिंकीनेस हो रही है वहाँ पे, एंड इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू दैट स्ट्रीट वगैरह, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्कीटोज़ डेंगू वगैरह फैल रहे हैं, बीमारियाँ हो रही है लोगों में, और जो वाटर क्लीन है वो कई बार नहीं हो पा रहा है। दैट इज़ लेटर टू द एडिटर। टाइप ऑफ फॉर्मेट, कॉजेज़ हमने लिख दिए और कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट। अब पैरा नंबर 4 में हम सजेशन दे सकते हैं कि आई होप कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इस इशू की तरफ ध्यान देंगी, हायर अथॉरिटीज़ प्ले, और हमारी जो आपकी जो लेटर है, हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा एक एडिक्वेट स्पेस मिले आपके न्यूज़पेपर में हमको, तो ये हम आपसे आशा रखते हैं। दैट इज़ लेटर टू एडिटर। फाइन, अब क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। मैंने पैरास वगैरह बता दिए। अब सबसे पहले आपने लिखना है सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, कि अगर कोई न्यूज़पेपर का नाम है तो वी विल राइट द एडिटर फलाना ढिकाना न्यूज़पेपर दिस सिटी, ओके। एंड देन हमने सब्जेक्ट लिखा, देन सैल्यूटेशन लिखा, फिर पैराग्राफ लिखा, देन सिग्नेचर लिखा, फुल नेम लिखा, डेजिग्नेशन ऑप्शन लिखा। तो जॉब एप्लीकेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, सेम हमें यही फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। और इसके पैराग्राफ में अपन क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो मे बी रिटन विदाउट विद और विदाउट बायोडेटा। इन केस इट्स रिटन विद बायोडेटा, मेन बॉडी ऑफ लेटर शुड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। द फॉर्मेट इज द सेम एज द लेटर टू एडिटर। बेचारा कि हमने उससे लेटर टू एडिटर, इसमें कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लिखने होते कि आपकी न्यूज़पेपर में मैंने ये एक इन्फॉर्मेशन देखी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ऑन दिस डेट, और मैं इससे अपने आप को काबिल समझता हूँ दैट आई कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, क्योंकि मेरे पास ये क्वालिटीज़ हैं, और जो भी आपकी पोस्ट की डिमांड है उसके हिसाब से हमारे पास क्वालिटीज़ हैं। एंड देन हम क्या करेंगे, उसको एज, हेल्थ, जेंडर वगैरह, अगर उस पर बायोडेटा है तो इसमें 15, 16, 17 चीज़ें मैम ने बताई थी, उसमें डेक्लेरेशन वगैरह ऐड करे हैं हमने। नेक्स्ट, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग इज़ व्हाट, बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं भाई साहब, फॉर्मेट रिपोर्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, वो पेज पढ़ के जाना है। एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, ठीक है। एक ब्रीफ अकाउंट, छोटा सा चीज़ दे रहे हैं कि कोई भी अपना इवेंट हुआ, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख रहे हैं हम, एक स्कूल रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, इवेंट फंक्शन और स्कूल में हुआ, इंस्टीट्यूशन में हुआ, एक्सीडेंट के बारे में हुआ, इंक्वायरी या सर्वे लिया गया, उसकी हेडलाइन हमने डिसाइड करनी, बायलाइन हमने डिसाइड करनी, ओपनिंग पैराग्राफ, डिटेल्स नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स में हमें देना है। अब यहाँ पे देखो कंक्लूसिव स्टेटमेंट और एक समरी हो सकती है, तो हेडलाइन कैचिंग होनी चाहिए, तो लाइन विद बाय लाइन वगैरह, आर्टिकल वगैरह लिखा गया है। आफ्टर दैट पैराग्राफ 1 में हमें क्या लिखना है, पैराग्राफ 2 में हमें क्या लिखना है, लीड पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है कि दीज इंसिडेंट इन द लीड पैराग्राफ की डेट हमने लिखा, हमने लिखा कि कल एग्ज़ाम है और कल मंडे है,
सो हमारे जो नवंबर को 29 को यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा कि एक सेकेंड, हाँ आज है जो भी है। सो आज मान लो आज संडे है, सो विल राइट संडे 3 नवंबर 2023, 2020 क्रॉस लिखना, 2023 मत लिखना। सो व्हेन द इंसिडेंट हैपन, डे डेट एंड टाइम, तो 10 AM जब ये इंसिडेंट हैपन हुआ। नेम्स ऑफ द पर्सन, इवेंट्स एक्सेट्रा द न्यू अबाउट द प्लेस वेयर द इंसिडेंट हैपन। अ कार एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस एट ओडिशा दिस सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। और यहाँ पे हुआ, अब यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर द इंसिडेंट हैपन, डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, रीजंस व्हाई द इंसिडेंट हैपन। तो ये लीड पैराग्राफ रीजन हमें लिखना है। सेकेंड पैराग्राफ शुड टेल द रीडर हाउ इंसिडेंट हैपन स्टेप बाय स्टेप, कि पहले वहाँ से वो ट्रेन यहाँ से आ रही थी और एक वहाँ से एक बाइक जा रही थी। अब वो फाटक बंद पड़ा था तो क्या हुआ, वो बेचारे उसका अंधा दिखा नहीं, बेचारा ट्रेन सक्सेसफुल, कोई सिक्योरिटी गार्ड था नहीं वहाँ पे उसको रोकने वाला, तो एकदम से ट्रेन आई और उसको चल के चली गई। जो आई विटनेस था उसके अकॉर्डिंग में ये हुआ, फिर स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद जो पुलिस इन्वॉल्व थी, गवर्नमेंट का क्या रोल था कि गवर्नमेंट ने कंसेशन प्रोवाइड किया, जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसको जांच करने के लिए बिठाया, कमेटी है उसको जांच करने के लिए बिठाया, और भाई साहब जो ड्राइवर था उसको सज़ा हो गई। दिस इज़ व्हाट रिपोर्ट राइटिंग। तो ये हुआ एक्सीडेंट रिपोर्ट। अब क्या हुआ, अपन को स्कूल रिपोर्ट लिखना है। तो भाई साहब फंक्शन हुआ, फंक्शन के अंदर कौन कौन से लोग मौजूद थे, कौन कौन चीफ गेस्ट थे, ठीक है, क्या क्या लोगों ने किया, क्या क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और जो भी चीफ गेस्ट के द्वारा स्पीच दी गई और जो अपलॉडेड था, जनता को पसंद आया नहीं आया, दैट इज़ व्हाट एक रिपोर्ट जो कि स्कूल या फंक्शन की तरफ होती है। नाउ अब उसके बाद जो है इंक्वायरी या फिर सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमने किया, इसके आने के चांसेस बहुत कम है। तो आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस आएगी शायद, मेरे हिसाब से तो हमें आर्टिकल नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।